हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 12th चालू करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड 12th का कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का ग्राफ इन इकोनॉमिक्स कि ग्राफ और जो डायग्राम होते हैं ना, उनका इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, कि इसलिए ग्राफ और इकोनॉमिक्स को ग्राफ एंड डायग्राम को इकोनॉमिक्स में लाया गया। क्यों, क्या ऐसा कोई रीज़न था कि क्यों हमें ये इंक्लूड करना ही पड़ा इकोनॉमिक्स को, और बिना इकोनॉमिक्स ग्राफ या डायग्राम के पूरा क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होते। इकोनॉमिक्स के जो भी तुम्हारे आपके चैप्टर है ना 12th में, वो आपको एक कॉन्सेप्ट, क्यों ये चीज़ ये इकोनॉमिक्स में आई या क्यों इसको हम गिनते हैं, क्या रीज़न है, मेनली जो रीज़न वाइज चैप्टर होता है ना, इसके पीछे ये रीज़न, इसके पीछे ये रीज़न है, वही सारे चैप्टर आपको 12th में बताए जाएंगे। तो व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन में यही दिया गया है कि देखो, इकोनॉमिक है ना, पूरे रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है ना, पूरे इकोनॉमी में, पूरे देश में, वो हमें समझाता है। इकोनॉमिक्स से हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे डेटाज मिलते हैं ना, इंफॉर्मेशन मिलते हैं स्टेट के, बैंक के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जो इकोनॉमिक्स भी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बट एक बात कहें तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, उनको कोई भी डिस्कशन से लेना देना नहीं होता। हाँ, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं ना, वही इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। अच्छा, आप बता दो, अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी नहीं पता है तो आप जानना चाहोगे इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, या फिर आप जान पाओगे? बिल्कुल नहीं जान पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए ना इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, और हमने ये इकोनॉमी के इंफॉर्मेशन को आम लोगों तक पहुंचाने का जो काम है ना, वो बहुत ज़रूरी काम था, पता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स, हम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमें पता है इकोनॉमिक्स में हम जो चीज़ नॉर्मल में जो भी चीज़ हम समझते हैं ना, और इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ समझते हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है। बिकॉज इकोनॉमिक है ना, हर चीज़ को अपने हिसाब से समझाता है, उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन हमें देता है। बट हम कैसे समझते हैं इकोनॉमिक्स को? हर एक चैप्टर को जब हम समझेंगे, हर एक चीज़ को जब हम समझते हैं, तो जनरल सेंस में उसको क्या बोला जाता है और हम उसको क्या समझते हैं, वो इकोनॉमिक्स पहले बताता है, एंड देन वो कॉन्सेप्ट का सही मतलब हमें ये इकोनॉमिक्स में पता चलता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपर्ट तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेगा, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को नॉलेज है इकोनॉमिक्स का। लेकिन जो ले पर्सन होते हैं, ले पर्सन मतलब नॉर्मल पर्सन, LAY, ले पर्सन मीन्स नॉर्मल पर्सन, हम जैसे, हम तो फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक्स के का भी नॉलेज ना हो, वो कैसे चीज़ों को समझेगा? उसको भी समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि आम जनता को भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वो बेचारा कैसे समझेगा? तो इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पिक्चर को इंक्लूड किया। पिक्चर दैट मीन्स ग्राफ, दैट मीन्स डायग्राम, इसको हमने इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया, ताकि जो नॉर्मल पर्सन है ना, जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो कुछ तो समझ पाए। और कुछ क्या, आजकल तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे ग्राफ एंड डायग्राम का क्या ही मतलब है। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में ग्राफ और डायग्राम के बारे में दिया हुआ है, और डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय द वे ऑफ पिक्चर। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम हम एक रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जर्वेबल डेटा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको हम एक पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और उस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के अंदर है ना, स्केल्स और मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। स्केल्स और मेजरमेंट का मतलब, आप स्केल का यूज़ नहीं करते हो, मेजरिंग करते हो, हर चीज़ को सही माप में लेके जाना है, तभी वो अच्छा बन पाता है। ठीक है, थोरो नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रो। डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको कोई स्टेटिस्टिक्स का डीप नॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा स्टेटिस्टिक्स का तो आप बना सकते हो, बट इतना डीप नॉलेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बनाने को। ठीक है, ज़्यादातर जो डायग्राम के डेटा होते हैं ना, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। डायग्राम उसी डेटा का बनता है जो डेटा क्या होनी चाहिए? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड आप यहाँ पे खैर याद रखो, मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
बस आप याद रखना कि डी फॉर डायग्राम, डी फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना। डायग्राम उसी डेटा के लिए बनता है जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हो। डायग्राम है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है। मतलब डायग्राम क्या करता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, डायग्राम आप बना के खुद से आप समझ सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब खुद को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो। ले पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो हम आम लोग भी इसको आराम से समझ सकते हैं। जो ले पर्सन है ना, वो लोग भी इसको समझ सकते हैं। डायग्राम का यूज़ क्या होता है? डायग्राम का यूज़ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज कर रही होती हैं लोगों का अटेंशन खींचने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कर रही होती है, जब गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है ना लोगों को कि इतना पॉपुलेशन है, इतना ये है, इतना वो है, तो उसके लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है। और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन या समाज की जो कुछ संस्थाएं हैं ना, सामाजिक संस्थाएं, वो यूज़ करती हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए ये डायग्राम का यूज़ होता है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल डेटा को पिक्चर के वे में प्रेजेंट करना। इसके लिए ज़्यादा डीप नॉलेज या थोरो नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉर्मल पर्सन इसको समझ सकता है। इसके डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की होनी चाहिए। इसको मतलब इसके जो मेनली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, खुद से समझ, एक नॉर्मल पर्सन खुद से समझ सकता है, ऐसा होता है डायग्राम, ठीक है। किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही इसका यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्राफ। सेम देखो ना, ग्राफ में खाली ऑल्सो लगा दिया है। ग्राफ इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। इसका मतलब भी यही होता है कि जो ग्राफ होता है वो भी एक ऑब्जर्वेबल डेटा, जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो डेटा दिए होते हैं उसको हम पिक्चर के फॉर्म में करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ग्राफ। ग्राफ का तो नॉलेज आप सबको होगा मेरे हिसाब से, बचपन से हम बनाते आ रहे हैं ग्राफ, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो ग्राफ के लिए आपको स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या स्टेटिस्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आपको डीप स्टेटिस्टिकल नॉलेज नहीं होगा, आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। दूसरा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। जब हमें कोई समझाता है तो हमें समझ में आता है, आप खुद से तो नहीं समझ सकते अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स का तो। तीसरा, इसके लिए कौन सा डेटा लगता है? इसके लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा लगता है। याद रखना, ग्राफ के लिए कौन सा डेटा लगता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर ना स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन स्टेटिस्टिकल टूल भी यूज़ होता है। स्टेटिस्टिकल टूल मतलब राउंडर, प्रोटेक्टर, ये सब की चीज़ें भी यूज़ होती हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। और ग्राफ के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे कि कुछ डेटा है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत हार्ड टाइप के होते हैं, वो जो डेटा होते हैं ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड होते हैं, वो ग्राफ के अंदर यूज़ किया जाता है। आया समझ में? फिर हमने ये देखा था कि इसके अंदर ज़्यादा थोरो नॉलेज की ज़रूरत है, इसके अंदर डीप नॉलेज होना चाहिए स्टेटिस्टिक्स का, ताकि हम ग्राफ को समझ सकें, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ है ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ के। आपको अभी नहीं पता होगा, शायद 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक्चुअली ग्राफ में ना 4 हिस्से होते हैं, पता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और मेन तो 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी को नहीं पता होगा कि ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पे बनता है। क्या ही बताएं इनको भी कि ये तो पता है हमको भी, ठीक है। हाँ, ग्राफ का यूज़ कहाँ होता है? रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, एजुकेशनिस्ट, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्राफ मेनली किसके लिए यूज़ होता है? जो जनरल पब्लिक है, जो ले पर्सन है, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसके लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है। आपको एग्ज़ाम में डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो आप अगर दोनों पढ़ रहे हो तो आप कम से कम 9-10 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो जब ये लास्ट वीडियो आएगा ना इस चैप्टर का ऊपर, तो मैं ज़रूर आपको उस दिन इसका फ़ोटो भेज दूंगा। मैंने लिख रखा है डिफरेंट बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, उसके नीचे आ गया ना
डिस्क्रीट किसको बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो डायरेक्ट है कि इतना प्राइस है तो इतना डिमांड है, पता चल रहा है आपको? डिस्क्रीट देख लो, आपके सामने दिया है कि डायरेक्ट डेटा होना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ ये डिस्क्रीट मतलब ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नंबर दिया होना चाहिए, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। और नीचे देखो कंटिन्यूस देखा है, दिया है, देखो कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूस में देखो रेंज दी हुई है 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000। और उसमें कैसा था? देखो कंटिन्यूस में रेंज है ना, इधर भी देखो मार्क्स में 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ये देखो कंटिन्यूस में। और डिस्क्रीट में क्या था? डिस्क्रीट में कोई रेंज दी है क्या? नहीं, डायरेक्ट दिए हैं। तो डायग्राम के लिए डिस्क्रीट था और ग्राफ के लिए कंटिन्यूस था। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम इन इकोनॉमिक्स। 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही है इस चैप्टर में से, 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्राफ एंड डायग्राम का इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला देखो, इकोनॉमिक्स है ना, जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि नहीं? वो हमें कैसे लेस कंफ्यूजिंग बनाए, मतलब उसको कैसे इजी बनाए, तो ये ग्राफ एंड डायग्राम की वजह से वो बहुत इजी बन जाता है। हाँ या ना? देखो पहले ही हम बोल रहे हैं, पहले लाइन ही दिया गया है कि जो इकोनॉमिक की स्टडी है ना वो बहुत ही हैवी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ये ग्राफ एंड डायग्राम की वजह से वो हमें थोड़ी ईजी लगने लगती है और हम उसको ईजिली समझ पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर, मतलब कोई भी चीज़ का ट्रेंड किसको बोलते हैं पता है? हर साल का ट्रेंड होता है ना, अलग अलग साल का ट्रेंड, मतलब इस साल इतना बिका, इस साल इतना बिका, इस साल इतना बिका, इस साल इतना बिका। तो हम कम से कम 5 या 6 साल का इंफॉर्मेशन एक ग्राफ में, एक सिंगल ग्राफ या डायग्राम में समझ सकते हैं कि नहीं, आप बताओ। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अलग अलग ईयर का कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कम से कम ट्रेंड मतलब 5-6 साल की कुछ चीज़ें लेके हम टॉपिक उठा के उसको एक सिंगल ग्राफ एंड डायग्राम में हम देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी सेक्टर, इकोनॉमी की कोई भी सेक्टर में कुछ चेंजेस आता है तो तुरंत पता चल जाएगा। कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? मेन 3, सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, यही 3 मेन सेक्टर होते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी होते हैं बट ये 3 मेन होते हैं। तो अगर इन 3 सेक्टर में से कोई भी चेंजेस आते हैं ना, इन तीनों सेक्टर में कुछ भी, तो तुरंत ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, का हम ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू ना कंपैरिजन भी कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप या क्लासेस का कंपैरिजन हो, रीजन का कंपैरिजन हो, सेक्टर का या टाइम पीरियड का। नहीं कंपेयर कर सकते हो कि इस साल में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था, दूसरे साल में मेरा प्रॉफिट बढ़ा, तीसरे साल में एकदम कम हो गया, चौथे साल में मीडियम रहा, 5वें साल में भी मीडियम रहा। कंपेयर नहीं करते क्या ग्राफ में? हम कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेरिजन भी हम कर सकते हैं, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा चीज़ पढ़ लिया, हाँ पूरा इकोनॉमिक्स का नॉलेज आ गया तुमको, नहीं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें आती है और उस चीज़ों से हम उन चीज़ों को किसके ऊपर बनाते हैं? ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू। तो जो टाइम और इफ़र्ट होता है ना प्रेजेंटर का एक्सप्लेन करने में, सोचो ध्यान से सुनना, अगर मैं इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ जो खाली पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो उसमें पहले मैं रीड करूँगा, ठीक है? मेरा टाइम जाएगा उसको समझने में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, हाँ या ना? ठीक है, फिर आप उसको पढ़ोगे और आप समझोगे। अच्छा बताओ कितना टाइम लगा रहा है इसके अंदर, कितना टाइम और कितना एनर्जी जा रहा है कि नहीं? अब वही चीज़ ग्राफ एंड डायग्राम में आ जाओ। ग्राफ एंड डायग्राम में क्या करूँगा? जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं प्रेजेंटर हूँ, प्रेजेंट करने वाला, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसको ग्राफ एंड डायग्राम में तुरंत प्रेजेंट कर दूंगा। और तुम क्या करोगे? फटाफट उस ग्राफ और डायग्राम को देखोगे, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे एनर्जी और टाइम बच रहा है कि नहीं, ये बता दो। प्रेजेंटर का किसमें टाइम, प्रेजेंटर का टाइम बच रहा है और एफर्ट बच रहा है उसकी, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है अपना, फटाफट ग्राफ एंड डायग्राम बना दिया, लोगों को एक बार हल्का सा समझा दिया, ठीक है? और सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग में भी तो टाइम सेव हो रहा है ना, वो फटाफट ग्राफ एंड डायग्राम देखेगा, तुरंत समझ जाएगा। अगर यही पैराग्राफ फॉर्म में होता तो मेरे को टाइम नहीं लगता क्या? लगता ना? समझ में आ रहा है? तो ग्राफ एंड डायग्राम से ना प्रेजेंटर का टाइम और एफर्ट और जो रीडर है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में जो टाइम लगता है वो दोनों सेव हो जाता है। आया समझ में? नाउ 6 पॉइंट इज, देखो बच्चा तुमको एक बात बताऊँ ना, 6 पॉइंट में मैं कहाँ तक देखता हूँ, ये सर्टन से लेकर ग्राफ तक जो पहला 2 लाइन है ना, ग्राफ तक देखो, ग्राफ के बाद है ना फुल स्टॉप में, ये मेन लाइन है,
मैं ये समझता हूँ, और मैं इतना ही लिख के आया था जब ये क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे बोर्ड पे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल से वो पूरा एग्जाम्पल दिया, अब उसमें से आपको 2 एग्जाम्पल तो जरूर लिखना है। ये मत सोचना कि सर ने वो ग्राफ तक बोला तो उतना ही लिख देना, नहीं, 2 एग्जाम्पल जरूर लिखना है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बट 2 एग्जाम्पल कंपलसरी लिखना है। फॉर अभी इसमें क्या दिया, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें आती है। इकोनॉमिक्स कोई छोटा मोटा फंडा नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये सब चीज़ें किसे समझ में आती हैं? ग्राफ एंड डायग्राम के थ्रू हमें नॉर्मली समझ में आ जाती है, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा, मेड, ये सब ईजियर हो जाता है ना। ये इतने बड़े बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसको हम नॉर्मली कैसे समझ पाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। आपको समझ में आया? बहुत सारी होती है टाइम सीरीज ग्राफ, हमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ट्रेंड बता देता है जो बहुत पुराने, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब की ट्रेंड टाइम सीरीज ग्राफ हमें बता देता है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, अगर कोई चेंजेस हुआ है एग्रीकल्चर में या कहीं भी कुछ भी इंडस्ट्रीज़ में, तो ये भी टाइम सीरीज ग्राफ हमें बता देता है। वैसे टाइम सीरीज ग्राफ अगर आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपके ट्वेल्थ का स्टेटिस्टिक्स है ना, उसका सेम 1 का लास्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, टाइम सीरीज ऐसा कुछ है ना, वो आप पढ़ लोगे तो आपको टाइम सीरीज ग्राफ एकदम अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ध्यान दो ना, 3 मार्क का एक और क्वेश्चन आ रहा है, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। कभी भी अगर आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो या ग्राफ बना रही हो, तो आपको ना कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना पड़ेगा, वो दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट क्या है? चॉइस ऑफ टाइप ऑफ ग्राफ और डायग्राम एंड देयर रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं आपको डेटा दे दूंगा, मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। तो आपको ना कभी कभार अपना दिमाग लगाना होता है और डेटा को देखना होता है कि एक्चुअली डेटा ये है, तो इस डेटा से अगर ये डेटा है तो इससे बार ग्राफ बनाना ज़्यादा अच्छा होगा, पाई डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ें आपको दिमाग लगानी होती है। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? कि कभी कभार मैं आपको डेटा दे दूंगा तो आपको ना सही चॉइस करना पड़ेगा कि हाँ, इस डेटा से अगर मैं ये पिक्चर बनाता हूँ या ये ग्राफ बनाता हूँ या ये डायग्राम बनाता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से खिल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको यही पॉइंट होता है कि सही चॉइस करना कि इस डेटा के लिए कौन सा ग्राफ बनाऊं कि डायग्राम बनाऊं। अब ग्राफ और डायग्राम में डिसाइड कर लिया तो कौन सा डायग्राम बनाऊं या कौन सा ग्राफ बनाऊं वो भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्लैरिटी। देखो, अब आप जो भी बना रहे हो ना, वो पिक्चर अच्छा दिखना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर तरीके से दिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि कचरा जैसा बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके इतने मेहनत करने का। समझ में आ रहा है? इवन आप डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेड्स भी यूज़ कर सकते हो चीज़ों को दिखाने के लिए, बट वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज स्केल्स एंड मेजर। बिना स्केल्स एंड मेजर का आप अप्रोप्रिएट ग्राफ और डायग्राम बना ही नहीं सकते हो। अगर आपको ग्राफ एंड डायग्राम प्रॉपर बनाना है तो बिना स्केल्स एंड मेजरमेंट के तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो आपको स्केल्स एंड मेजरमेंट लेना है, जैसा आपका डेटा है, अकॉर्डिंग्स विद द डेटा, मतलब डेटा के हिसाब से स्केल्स एंड मेजरमेंट लेके आपको ग्राफ एंड डायग्राम बनाना है। फोर्थ पॉइंट, फ्री प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। कितने एक्सिस होते हैं ग्राफ एंड डायग्राम में? 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आप क्या बना रहे हो, क्या दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे आप क्या बना रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कि चलो अगर बात हो गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की और बारिश की, तो मैं एक्स एक्सिस पे बताऊंगा कि कितना बारिश हो रहा है, ठीक है, अरे ये 5 साल में कितने बारिश हुए, कितना सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूँ कि कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। आया समझ में? तो ये दिखाना पड़ेगा आपको, दोनों एक्सिस पे आपको लिख के बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आपने रिप्रेजेंट क्या किया है उस एक्सिस पे। फिफ्थ वन इज डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। देखो, अगर आप ग्राफ एंड डायग्राम बना रहे हो तो वो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा ना कहीं से, नंबर, ये सब, तो आपको ना वहाँ पे सोर्स लिखना पड़ेगा।
सोर्स क्यों लिखना पड़ेगा कि आपने सपोज करो अगर आपने एक ग्राफ बनाया है पॉपुलेशन का कि इस साल में इतना पॉपुलेशन था, इस साल में इतना था, तो फिर आपको ना बताना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा कि ये डेटा आपको कहाँ से मिले हैं। सोर्स ऑफ डेटा लिख के आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा आपने कौन से वेबसाइट से उठाया हुआ है, कि कहाँ से मिला है। ये नहीं कि राह चलते मन में आया कुछ भी, कहीं से भी गलत सही इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने कुछ भी बना दिया, नहीं। इससे होगा क्या, ये याद रखो। अगर आप दिखाओगे कि इसका सोर्स ऑफ डेटा ये है, यहाँ से हमने डेटा उठाया है और ये चीज़ है, तो सामने वाला जो पढ़ेगा ना वो एकदम भरोसा कर सकेगा कि हाँ ये जो ग्राफ एंड डायग्राम है ये रिलायबल है, ऑथेंटिक है। मतलब हम इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये सही वेबसाइट से या गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये डेटा उठाया है। कोई भी प्राइवेट वेबसाइट से या कोई भी एरी गैरी कुछ भी वेबसाइट उठा के नहीं, कुछ भी ग्राफ बना के हमको बताया, ठीक है। जैसे कि अगर पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हो तो जो गवर्नमेंट डेटा देती है उसी के ऊपर बनाओगे ना, कि अपने मन से कुछ भी नहीं ना, कुछ भी बना दोगे तो कहाँ से वो रिलायबल होगा, कहाँ से ऑथेंटिसिटी बनेगी। ऑथेंटिसिटी रिलायबल मतलब मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो सही है ऐसा। लास्ट देखो, मैंने पहले भी कहा है, अभी आप एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं ना कि पहले उनको सही तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन फिर उसका डायग्राम एंड ग्राफ बनता है। पाई डायग्राम में कुछ ऐसा ही होता है। पाई डायग्राम में सबसे पहले जो नॉर्मल डेटा दिए होते हैं उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना होता है एंड देन उनका पाई डायग्राम बनता है। वैसे ही कुछ डेटा जो होते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं बनाए जा सकते ग्राफ एंड डायग्राम में, तो कभी कभार उनको ना कुछ फॉर्मूला लगा के या कुछ भी करके उनको थोड़ा कन्वर्ट करना होता है। तो आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कैसे कन्वर्ट किया है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कि कौन सा स्टेटिस्टिक मेथड लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। हम बचपन में ग्राफ करते थे तो एक पेज में हम ग्राफ करते हैं, उसके दूसरे पेज में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बनाते थे कि नहीं, कि हाँ हमने पहले डेटा कन्वर्ट किया फिर हमने ग्राफ बनाया। आया समझ में। उस ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे रहते थे तो उसके आंसर भी हम उसी पेज पे लिखते थे। एक पेज पे ग्राफ बनाते थे, एक पेज पे उसके सारे इन्फॉर्मेशन लिखते थे कि नहीं। बस वही पॉइंट है। ये बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ही ईजी है। आप एक बार शांति मन लेके अगर आप पढ़ोगे ना सब आ जाएगा। अच्छा एक छोटा सा काम कर दो बच्चा लोग, फटाफट एक छोटा सा काम कर दो। क्या? तो प्लीज़ बच्चा प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो इसको। और मतलब आप व्हाट्सएप पे भी भेजते रहो, जिसको भी आपको लगे कि हाँ इसको इस चैनल से कुछ हेल्प मिल सकता है उसको आप भेजते रहो। और उसको भी बोलो प्लीज़, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में जो भी लंबा गैप गया ना मेरे चैनल का वो थोड़ा मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। बट वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो हमेशा हर चीज़ के लिए मेरे रेडी रहते हैं। और तुरंत मतलब ऐसा लगता है ना कि वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं मेरे लिए, हमेशा वो ऐसे बहुत अच्छा फील होता है एक सर के लिए, अंदर से खुशियाँ निकलती हैं, वो दुआएं निकलती हैं। तो प्लीज़ बच्चा आप लोग भी कुछ ऐसा करो कि मतलब मेरे को ऐसा लगे कि मेरे इस चैनल से पढ़ के कोई अच्छा मार्क्स लाया है, किसी को अच्छी कॉलेज मिली है, किसी का अच्छा हुआ है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक 2 मार्क के लिए आता है ये टाइप्स ऑफ डायग्राम। खाली नाम याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। जिसमें से पिक्टोग्राम हमें बचपन में आता था, हम एक पिक्चर ही बना देते थे डायरेक्ट। बाकी और सबको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम और बार डायग्राम और पाई डायग्राम हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। क्या होता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम? तो ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या बनाता है? एक स्लोप बनाता है या एक शेप बनाता है। आया समझ में? ये इसके भी एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज होती हैं, और ये ना एक स्लोप बनाता है, एक शेप बनाता है। आपने जो 11th में पढ़ा था ना, डिमांड कर्व, डीडी डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ही था, जो आपको एक लाइन दिखाएगा या एक स्लोप दिखाएगा कि डिमांड का कर्व ऐसा होता है, सप्लाई का कर्व या स्लोप या शेप ऐसा होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के बीच में अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं बच्चा ये बता दो। वेरिएबल क्या होता है पता है? जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती है ना उसी को वेरिएबल बोलते हैं। एक्चुअली उनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स के लिए कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वाई के लिए कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। आया समझ में? तो एक्स और वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमें एक शेप या एक स्लोप मिलता है
दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाता है, उसको बोलते हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अच्छा, एक्स एक्सीस में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए कि एक्स एक्सीस पे और वाई एक्सीस पे क्या कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स एक्सीस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना ये 2 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक्स एक्सीस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर होता है और वाई एक्सीस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर, ये पॉपुलेशन का साइज़ बताना है, बहुत टाइम का इन्फ्लेशन बताना है, लिटरेसी रेट बताना है, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादातर टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम यूज़ होता है कि पॉपुलेशन का कैसा कर्व बना है, इन्फ्लेशन का कैसा कर्व बना है, लिटरेसी रेट का कैसा कर्व बना है बहुत सारे पिछले सालों का, ये सब के लिए ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम यूज़ होता है। आप नाम से देख लो ना, टाइम बेस मतलब टाइम के ऊपर जो सालों साल का इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है कि वैसा है, सेम है, नहीं इंक्रीमेंट हुआ, नहीं डिक्रीमेंट हुआ, तो वो सब के लिए ये ज़्यादातर डायग्राम यूज़ होता है। ठीक है, ये देखो नीचे एक आपको दिया भी एग्जाम्पल, देखो ये दिया है पॉपुलेशन का रेट और उससे देखो ये डॉट बना है और डॉट से एक कर्व बना है, पहले कम था फिर ज़्यादा हुआ फिर धीरे 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 देखो कम होने लगा। ये क्या है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है। आ रही है समझ में बात आपको? ठीक है, तो देखो बच्चा, ये मैं आज ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको पढ़ो। अभी मेरे को पता है कि आपकी छुट्टियां चल रही होंगी, तो अगर आप गांव में हो या कहीं भी हो, देखो मोबाइल है, सब कुछ कर सकते हो आप, पढ़ो, कहीं से नोट एक ले लो और पेन ले लो, उसके अंदर चीज़ें लिख लो, लर्न कर करके लिखो। प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 12th में अच्छा परसेंटेज लाने का लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छी कॉलेज मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ले लिया सरकारी कॉलेज मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आए नॉर्मल कॉलेज में गए स्कॉलरशिप मिल जाएगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दोगे तो ये सब चीज़ें रहती हैं बच्चा, इसके लिए बहुत बेनिफिट होता है 12th। और आपके जो बच्चों ने 10th नहीं दिया है वो प्लीज़ 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 इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दें। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, प्लीज़ मैं उन्हीं सबसे बोलूँगा जो जिसने भी सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को लाइक किया है, प्लीज़ मेरे चैनल का ग्रोथ करवाइए। और आज की जो ये पहली वीडियो है, अगर इसमें कोई भी टॉपिक का डाउट है, फिर ये मत झिझको कि नहीं सर नहीं वीडियो नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आपका काम नहीं है। आप तुरंत कमेंट में जाओ और तुरंत मुझे बता दो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं तुरंत आपके लिए वो नया वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बच्चा, बाय, थैंक यू।